हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लियारी रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं लियारी गैंग वॉर कंप्लीट स्टोरी। तो लियारी के बारे में हम काफी पहले भी मूवीज में और काफी सारी वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है हमें, फिर इसके बारे में बात करें। कराची बोरीबंद लाशें, गैंगस्टर्स, बोरीबंद हर तरफ लाशें, पेशावर कातिलों का खौफ, गोलियों की बौछार, बम धमाके, पेट्रोल बम। ये कोई हिंदी फिल्म का सीन नहीं, ये है कराची भैया। 90s का कराची, जहां लॉ एंड ऑर्डर का तस्वुर तक ना था, जहां आम आदमी तो दूर की बात पुलिस भी जाने से डरती थी। ये कराची का इलाका वो वही वाला चौक, चील चौक, कुछ ऐसा नाम था ना। अहम है इस बात का आज तक तयन ना हो सका। उजैर बलोच कौन था? आखिर क्यों नबील गबोल 4 साल तक अपने हलके की आवाम से ना मिला और एक रात बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर क्लेशनकोफ के साथ अपने हलके में जा घुसा, जबकि वो जानता था कि वो यहाँ कत्ल भी किया जा सकता है। वैसे तो इस कहानी में बहुत से किरदार हैं, लेकिन हमें इस कहानी को बगौर समझने के लिए बाल की खाल को जरा तफसील से खींचना होगा। इस कहानी को बगौर समझने से पहले हमें लियारी को समझना होगा कि लियारी में ऐसा क्या था कि वहाँ जाने से लोग डरते थे। लोग तो क्या, वहाँ जाने से पुलिस भी डरती थी। लियारी बलोच माहीगीरों का एक इलाका था। हमने तो मूवी के बाद ही ज्यादा लियारी का नाम सुना है। रहनुमा थे। बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों से बलोचियों की नकल मकानी का आगाज किया। लियारी में सिर्फ बलोच ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कच्ची भी मिलेंगे, यहाँ पे गुजराती भी मिलेंगे, यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे और यहाँ पे महाजिर भी मिलेंगे। लियारी एक मिक्स कल्चरल इलाका है। यहाँ 1930 और 1940 से अफगानिस्तान से हिजरत करने वाले अफगान महाजिर भी मिलेंगे और इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के मजदूर तबके से है। लियारी गैंग वॉर। लियारी गैंग वॉर की कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, शेरल और दादल। शेरल और दादल की इतनी दहशत थी कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में कत्ल करते और उसका सर काटकर उसकी लाश को चौराहे पर लटका देते। 1950 की दिहाई में शेरल और दादल ने भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और अंडरवर्ल्ड में अपना नाम कमाया। ये इतने जालिम और जाबिर थे कि ये अपने दुश्मन को बीच बाजार में काट देते थे, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई गवाही या कोई सबूत ना मिलता था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। आखिर कौन था दादल का बेटा? किसको मालूम था कि दादल का बेटा अपने बाप से 4 हाथ नहीं बल्कि एक फिलांग आगे निकल जाएगा? ये इतना सफाक कौन था? ये उजैर बलोच तो नहीं था। लेकिन रुकें, पिक्चर अभी बाकी है। अभी दादल के बेटे की स्टोरी हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा। इस कहानी में दादल के बेटे से पहले एक और अहम किरदार है, इकबाल उर्फ बाबू डकैत। बाबू डकैत कराची में बाबू डकैत ही तो रहमान का लियारी का कोई आम शख्स नहीं था। बाप ये था शायद। एमएससी फिजिक्स था और इंतहाई पढ़ा लिखा था। इसके पूरी दुनिया में नेटवर्क से ये इतना असर रसूख वाला था कि पुलिस की नाक के नीचे से पूरे कराची में लियारी से मंशियात फरोश करता था। इसकी पूरी जिंदगी में पुलिस इसे गिरफ्तार न कर सकी और जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया तो सीआईए ने एक छापा मारा और बाबू डकैत को गिरफ्तार किया। और मजे की बात यह है, गिरफ्तार तब किया जब बाबू डकैत फालज का मरीज बन चुका था। पूरी जवानी में बाबू डकैत ने कराची में मंशियात और भत्ताखोरी का बाजार गर्म किए रखा। आपको ये कहानी सुनकर मुंबई क्राइम स्टोरीज पर बनने वाली और संजय दत्त की फिल्में तो याद आ रही होंगी। रुकें, अभी सब्र करें, अभी एक और अहम किरदार इस कहानी में आने वाला है और उस किरदार का नाम है हाजी लाला उर्फ हाजी लालू डकैत। हाजी लालू डकैत शेरशाह कब्रिस्तान के इलाके में अपने 7 बेटों के साथ मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी का बाजार गर्म किए हुए था। कब्रिस्तान फरोशी और भत्ताखोरी का बाजार कब कत्लो गारत, एक्सटॉर्शन, अगवा बराए तावान और किडनैपिंग में बदल गया, इसका किसी को इदराक भी नहीं। हाजी लालू के 7 बेटों में अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल। अरशद पप्पू भी एक ऐसा डॉन है जिसकी कहानी सुने बगैर आप ना जाइए। आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि किसके सर से लियारी में फुटबॉल खेला गया और किसकी लाश को तेजाब से जला दिया गया। अब कराची में 3 गैंग सरगर्म थी। ताकत और दहशत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। इसी ताकत के नशे में इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दादल को बीच बाजार में काट दिया और उसका कत्ल कर दिया। यहाँ खत्म होती है 1950 की दिहाई के डॉन की कहानी, दादल डॉन की कहानी। अब बात करते हैं उस डॉन की कहानी की
जिसके जिक्र के बगैर लियारी की कहानी नामुकम्मल है और जिसकी दहशत और खौफ आज भी लियारी की गलियों में पाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दादल के बेटे सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। ये इतना जालिम और जाबिर था कि इसके जुल्म की दास्तानें मंगोलों पर गालिब आ जाएं और मरवानी इसके पांव दबाने लगे। ये मसीहा और नेक समझा जाने वाला रहमान डकैत इतना संगदिल था कि इसने अपनी माँ को कत्ल करके उसकी लाश को पंखे से लटका दिया। रहमान डकैत अपने बाप को भी ऐसे ही भरे बाजार में मारा है। जब उसने एक मामूली झगड़े पर अपने पड़ोसी को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। रहमान डकैत पर इतनी एफआईआर हुई और इतने कत्ल के मुकदमे हुए कि पुलिस ने इसके सर की कीमत 50,000 रुपए रखी। ये जाबिर और फासिक डॉन सिर्फ भत्ताखोरी और मंशियात फरोशी ही नहीं करता था, बल्कि ये लूट कर कत्ल भी कर देता था। रहमान लियारी का कोई आम डॉन नहीं था, ये बहुत ही अमीर और असर रसूख वाला डॉन था। इसके सियासतदान और पुलिस के साथ भी करीबी मरासिम थे। ये सियासतदानों के मुश्किल वक्त का साथी था और सियासी पार्टियों के काले करतूतों का सोर्स था। इसने अपनी इंटेरोगेशन में बताया कि किस किस सियासतदान के कहने पर किसको कत्ल किया और किसको अगवा किया और किस किस पुलिस स्टेशन में खर्चा पानी देता रहा। लेकिन रुके, ये तो अभी ट्रेलर था रहमान डकैत का, पिक्चर अभी बाकी है। जरा स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और चलते हैं हाजी लालू की तरफ, जो इस जुर्म की दुनिया में रहमान का गॉड फादर साबित हुआ। आपने वास्तव मूवी तो देखी होगी, जब रघु ने एक डॉन के भाई को कत्ल किया और एक मुखालिफ डॉन ने रघु को अपनी छत्र छाया में ले लिया। कुछ ऐसा ही सीन लियारी के इलाके में भी हुआ। जब इकबाल और बाबू डकैत ने दादल को कत्ल किया तो हाजी लालू ने रहमान को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर लियारी और कराची की कहानियां ना होती तो बॉलीवुड में संजय दत्त का करियर कभी भी उड़ान ना पकड़ता। हाजी लालू ने जब रहमान डकैत को अपनी सरपरस्ती में लिया तो इन दोनों का ताल्लुक बाप बेटे से भी ज्यादा गहरा हो गया। हाजी लालू ने रहमान की और अपने बेटे यासिर अरफात की शादी गोली मार के एक सेठ की बेटियों के साथ की, लेकिन धन और दौलत का लालच बाप बेटे के रिश्ते में दरार साबित हुआ। हाजी लालू और उसके 7 बेटे और उसका मुंह बोला बेटा रहमान डकैत जब कराची में लूट मार का बाजार सरगर्म किए हुए थे, उस वक्त हाजी लालू के पास रहमान का 1 करोड़ रुपया था। जब रहमान ने अपने इन पैसों का मुतालबा किया तो हाजी लालू ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसे जेल में भिजवा दिया। रहमान ने इस साजिश के बाद अपनी राहें हाजी लालू से जुदा कर ली और अपनी एक अलग गैंग बनाई। रहमान ने अपनी गैंग की हदूद अफशानी गली के इतराफ में रखी और हाजी लालू और अरशद पप्पू कबाड़ी बाजार और उसके इतराफ के इलाकों में काम कर रहे थे। रहमान इस साजिश की आग में जल रहा था। अब शुरू होती है कराची में गैंग वॉर, खूनरेजी, बोरीबंद लाशों का सिलसिला। रहमान बदले की आग में जल रहा था और एक के बाद एक हाजी लालू और अरशद पप्पू की गैंग के मेंबर्स को कत्ल किए जा रहा था। कराची में खूनरेजी ने अरूज तब पकड़ा जब हाजी लालू के करीबी साथी को रहमान ने बीच बाजार में कत्ल कर दिया। अनवर भाई भी इस कहानी का एक अहम किरदार है, जो हाजी लालू के करीबी साथी थे। हाजी लालू और अनवर भाई का ताल्लुक ऐसा था जैसे 2 सगे भाइयों का ताल्लुक है। रहमान ने अनवर भाई को तब कत्ल किया जब वो एक जनाजे से वापस आ रहे थे। इस कत्ल के बाद अरशद पप्पू गम संभाल ना सका और उसने एक जख्मी शेर की तरह रहमान पर पलट कर वार किया। खून में लिथड़ा हुआ अरशद पप्पू रहमान की तरफ वार करता चला गया और एक के बाद एक करके रहमान की गैंग के मेंबर्स को कत्ल करता चला गया। अरशद पप्पू ने रहमान के चचा को हब चौकी के करीब घेरा और रहमान को फोन किया और कहा, सुन मेरी बात सुन, मैं तेरे चचा को कत्ल कर रहा हूँ, सुन। और ये कहकर फोन बंद किया और रहमान के चचा पर गोलियां दाग दी। रहमान बुरी तरह बेबस हो चुका था, बचता बचाता क्या ना करता, रहमान बलोचिस्तान फरार कर गया। यहाँ से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि लियारी अब बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच चुकी थी। लियारी गैंगवार की खबरें बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट तक छपने लगी थी। लियारी अब इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बन चुका था। टॉपिक बन गया था। अब बताते हैं आपको रहमान डकैत के कत्ल की स्टोरी, जरा सब्र कीजिए। रहमान डकैत का दारोमदार एक ट्रांसपोर्टर पर था, जिसके भत्ते से और जिसकी इमदाद से रहमान अपनी गैंग चलाता था। ये ट्रांसपोर्टर था फैजू बलोच। अब इस ट्रांसपोर्टर पर अरशद पप्पू की नजर थी। अरशद पप्पू ने इस ट्रांसपोर्टर को फोन किया और कहा, अब भत्ता हमें मिलेगा, रहमान को नहीं। फैजू बलोच, जिसकी सारी हमदर्दियां रहमान के साथ थी और वो रहमान से प्रोटेक्शन लेता था, भत्ता देने से इनकार कर देता है और अरशद पप्पू
उसी के अड्डे पर जाकर फैजू बलोच को कत्ल कर देता है। आप जानते हैं ये फैजू बलोच कौन था? ये था उजैर बलोच का बाप। उजैर बलोच और रहमान डकैत बचपन के दरीना साथी थे। ये स्कूल टाइम से एक दूसरे के साथ दोस्त थे। लेकिन अभी रहमान डकैत की कहानी खत्म नहीं हुई। रहमान का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक था और रहमान का बेनजीर भुट्टो के साथ क्या ताल्लुक था, ये अभी बताना बाकी है। बाप के कत्ल के बाद उजैर बलोच इस गम को संभाल ना सका। उजैर का इस कत्ल से पहले जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक ना था। वो तो एक जनरल अस्पताल में वार्ड कुली की नौकरी करता था। अच्छा। जैसे हाजी लालू ने दादल के कत्ल के बाद रहमान को अपनी छत्र छाया में लिया, वैसे ही रहमान ने उजैर बलोच को उसके बाप के कत्ल के बाद अपनी छत्र छाया में ले लिया। ये रहमान डकैत का दौर और इतना खास बन गया इसका, मतलब वो राइट हैंडेड हो चुका था इसका। सियासतदान हर वो काम जो वो खुद मंजर आम पर आकर नहीं कर सकते, रहमान डकैत और उसके गैंग मेंबर्स से करवाते थे। रहमान डकैत कितना असर रसूख रखता था, इस बात का अंदाजा आपको मेरी इस बात से होगा। जब 18 अक्टूबर 2007 को बीबी बेनजीर भुट्टो जिला वतनी काट कर वतन वापिस आई, तो एयरपोर्ट के रास्ते में उन पर एक कातिलाना हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 150 लोग शहीद हो गए। रहमान डकैत उस वक्त बीबी का सिक्योरिटी ऑफिसर था। रहमान डकैत ने बीबी को बाहिफाजत अपनी गाड़ी में बिठाया और बाहिफाजत उनको बिलावल हाउस मुंतकिल किया। अब तो रहमान डकैत की पावर का अंदाजा आपको हो गया होगा। रहमान डकैत अब पूरे कराची पर काबिज था। पूरे कराची में रहमान डकैत की इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रहमान ने अपने तमाम तर दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था और जिनको वो रास्ते से ना हटा सका था उनको जेलों में भिजवा दिया था, जैसे कि अरशद पप्पू। कराची के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते थे, चाहे वो काउंसलर लेवल के इलेक्शंस ही क्यों ना हो, रहमान डकैत की मर्जी से ही टिकट दिए जाते थे। अब पीपल्स पार्टी को ये बू आने लगी कि उनका सियासी धड़ा और उनका सबसे मजबूत किला लियारी उनके हाथ से ना निकल जाए। ताकत के नशे में रहमान डकैत अब पीपल्स पार्टी को भी रगड़ने लगा था। उफ, ये कहानी कितने मोड़ लेगी। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर की, एक ऐसे राउडी राठौर की जो कत्ल करने से पहले वार्निंग नहीं देता था, जिसकी दहशत और खौफ से गुंडे बदमाशों की संजय दत्त वाली कैरेक्टर थी। एसएसपी चौधरी यस यस एसएसपी चौधरी असलम। और इनका तो वैसे ही आपस में ग्लिच टास्क दिया गया कि उसने लियारी से जुर्म का खात्मा करना है और इस टास्क फोर्स का नाम लियारी टास्क फोर्स रखा गया। चौधरी असलम को ये टास्क दिया गया कि वो सबसे पहले रहमान डकैत मूवी देखिए इसलिए हम रिलेट कर पा रहे हैं। मुखबरों के लिए तिजोरियों के मुंह खोल दिए गए और एक दिन एक मुखबरी मिली के शिकार हब चौकी के इलाके में छुपा बैठा है। चौधरी असलम एक प्लान बनाते हैं और अपनी फोर्स के साथ हब चौकी के इलाके में रहमान डकैत को गिरफ्तार करने जाते हैं। लेकिन उनको क्या मालूम था कि रहमान डकैत उनसे भी 4 हाथ आगे निकल के सोच रहा होगा। रहमान डकैत चौधरी असलम की सारी मूवमेंट को सीसीटीवी फुटेजेस से कैप्चर कर रहा था और जैसे ही हब चौकी के इलाके में पुलिस दाखिल हुई, रहमान और उसके साथियों ने चौधरी असलम पर गोलियां दाग दी और चौधरी असलम और उसकी टीम को जख्मी कर दिया। अब इस शेर की गैरत का सवाल था। चौधरी असलम का अब एक ही मकसद था कि उसने रहमान डकैत को गिरफ्तार करना है। चौधरी असलम ने एक फुल प्रूफ प्लान के साथ 2006 में बलूचिस्तान के इलाके विंदर में रहमान डकैत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रहमान डकैत की खूब खातिर तवाजा की, उल्टा लटकाकर इतने जूते मारे, इतने जूते ये मारे हमने मूवी में नहीं देखा। कर लिए। वो कहते हैं ना, जब पुलिस का पांजा पड़ता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। रो रो कर रहमान डकैत ने माफिया मांगी और अपने सारे जराइम को कबूल किया। लेकिन मौका देखते ही रहमान डकैत ने चौधरी असलम के पास करप्ट टीम मेंबर्स को 5 करोड़ रिश्वत का लालच दिया और अपनी बेल करवा ली। हो गया। चौधरी असलम और हसास इदारों के लिए ये बहुत शर्म की बात थी कि रहमान डकैत 2 बार जेल से फरार हुआ। क्योंकि अभी पुलिस ने रहमान डकैत की गिरफ्तारी नहीं डाली थी तो सारी टीम तफ्तीश से बच गई। लेकिन जिन हसास इदारों को इस गिरफ्तारी का पता था, तफ्तीश हुई और ये मामला सामने आया कि बाज़ पुलिस एहलकारों ने 5 करोड़ के लालच में रहमान को फरार छोड़ दिया। अब चौधरी असलम का एक ही मकसद था कि उन्होंने रहमान डकैत का काम तमाम करना है। मुखबर दौड़ाए गए से कराची आ रहा है
और जौहर के इलाके में चौधरी असलम ने रहमान डकैत का इनकाउंटर कर दिया। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि रहमान को कराची जौहर में नहीं बल्कि बलूचिस्तान के इलाके विंदर में मारा गया। ये थे लियारी के सबसे बड़े डॉन रहमान बलोच इन्होंने की वो कहानी, इंडियन जो स्पाई का 9 नाम अगस्त नहीं 2009 रात 3 बजे इख्तिताम पर पहुंची। अब शुरू होती है निडर, बहादुर लेकिन निहायत ही समझदार डॉन की कहानी, उजैर बलोच की कहानी। आज की जो वीडियो थी ना यार, मतलब उसके अंदर हम ना ऐसा सोच रहे थे कि क्योंकि हमने धुरंधर मूवी देख ली है तो हम ना कुछ कुछ चीजें रिलेट कर पाते थे, जैसे नाम अरशद पब्बू, ये एसपी चौधरी असलम और रहमान डिगेर, ये सब चीजें ना हम रिलेट कर पा रहे थे। वो जगह, वो जो चौक था, और जैसे उन्होंने दिखाया कि वो जो मतलब फुटबॉल बना के खेलते थे लोगों के सिरों के साथ, काफी चीजें, पर काफी चीजें हमें नई भी पता चल रही थी इस मूवी के अंदर। अब जैसे इन्होंने ये तो नहीं बताया कि रहमान को किसी इंडियन स्पाई ने मारा, इन्होंने तो कुछ और ही बताया, बट जो पूरी वीडियो थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जैसे इस वीडियो के अंदर चौधरी असलम की एंट्री हुई ना, हमें लगा अरे हाँ, हम तो इस कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। और वाकई में वो कैरेक्टर धुरंधर मूवी में इतना सिमिलर बनाया गया था, संजय दत्त इतने सिमिलर लग रहा है इस कैरेक्टर के साथ, तो हमें वो सारी लियारी की जो कहानी है ना वो हमारे आगे एकदम फ्लैशबैक हो रही थी कि हाँ ये सब कुछ हुआ था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आई थिंक मूवी के अंदर नहीं दिखाए गए थे। जैसे इस वीडियो के अंदर उन्होंने इंडियन स्पाई का कोई नाम नहीं लिया, और हमने बेसिकली पूरी मूवी एक इंडियन स्पाई के ऊपर ही देखी है। और जिस तरीके की फैंटी उतारी गई ना पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रहमान डकैत की, वो भी हमने उस मूवी में नहीं देखी थी, तो वो हमें एक्चुअली पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो आज की वीडियो हमारी तरफ से काफी धुरंधर और धमाकेदार थी। उम्मीद करते हैं आप सबको भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।